नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। और मुद्दा ये है कि 26 अप्रैल से सीबीएसई की जो बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं, उसमें हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को किस तरीके से हल करें कि हम कम समय में समय रहते हुए अपना पूरा पेपर भी पूरा कर सकें और हम लोगों को नंबर भी अच्छे प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं ही जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। आप स्वयं इन बातों को जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अप्लाई भी करते हैं। मैंने सिर्फ इतना सा प्रयास आज की इस वीडियो के माध्यम से किया है कि उन सारी बातों को सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के संदर्भ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि पेपर की तैयारी करने के पश्चात जब आप 3 घंटे की परीक्षा के दौरान ऑन द सीट होंगे तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रश्न पत्र को समझना है और कैसे सवालों के जवाबों को देना है। इससे आप समय रहते न केवल अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लेंगे बल्कि अंकों के मामले में भी आपको सामान्य रूप से अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें परीक्षा के दौरान सीट पर बैठते हुए हमें 3 घंटों के दौरान ध्यान में रखना है और जिनको ध्यान में रखकर हमने अपने सवालों को हल करना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो वीडियो है सिर्फ सामाजिक विज्ञान के संबंध में नहीं है। हालांकि मैंने सिर्फ सामाजिक विज्ञान का नाम यहाँ पर चुना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के साथ साथ ये उन तमाम विषयों के लिए आवश्यक है जिनकी परीक्षा आप देने जा रहे हैं 26 तारीख से आरंभ होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है अपने 3 घंटे की बोर्ड की परीक्षा के दौरान। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ये है कि सामान्य निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सावधानीपूर्वक पढ़ना है। आजकल आप लोगों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें एक बात जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा की गई है जो बड़ी ही तारीफ़ के काबिल है वो ये कि परीक्षा आरंभ होने से पहले आप लोगों को प्रश्न पत्र 15 मिनट पहले दे दिया जाता है। और 15 मिनट पहले जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसके पीछे सामान्य सा जो उद्देश्य सीबीएसई का होता है वो ये कि आप लोग सामान्य निर्देशों को पढ़ सकें। बहुत सारे लोग ये होता है कि सामान्य निर्देशों को पढ़ते ही नहीं है, जो कि एक गलत अवधारणा है। इसीलिए जब भी आप लोगों के पास हाथ में प्रश्न पत्र आ जाए 10:15 बजे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ध्यान से सारे सामान्य निर्देशों को पढ़ना है। और सामान्य निर्देशों को पढ़ने के बाद जो आपको काम करना है वो ये कि देखना है कि यह प्रश्न पत्र कितने भागों में बटा हुआ है, कौन सा सवाल कितने नंबर का है, कितने खंड इसमें दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो खंड जितने नंबर का है, जो सवाल जितने नंबर का है, उसका जवाब उतने ही शब्दों में देना है। आपको मैं दिखाता हूँ एक उदाहरण कि किस तरीके के सामान्य निर्देश प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं और उसमें हमें क्या देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ 16 मार्च को सीबीएसई का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसकी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें जो पहला प्रश्न होता है वो सामान्य निर्देशों का होता है और सामान्य निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिए जाते हैं। जिसमें भी आप कंफर्ट हो आप उसमें इन निर्देशों को पढ़ें और इसी के आधार पर आपको पता चलता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने खंड हैं, कितने सवाल दिए गए हैं, कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, कौन सा सवाल कितने नंबर का है और कितने नंबर के सवाल का जवाब आपको कितने शब्दों में देना है। प्यारे बच्चों, इन निर्देशों को एक बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि इन्हीं निर्देशों के माध्यम से आप अगले 15 मिनट में उस रणनीति को बना सकते हैं जिसका प्रयोग करते हुए आपको 3 घंटे में अपनी परीक्षा को पूरी तरीके से हल करना है। इसमें कुछ सामान्य सवाल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होते हैं, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं बल्कि अपने लेखक के माध्यम से प्रश्न पत्र को हल करते हैं। अब क्योंकि ऐसे बच्चे जो देखने में असमर्थ हैं वो नक्शे जैसे सवालों को या टेबल
या ग्राफ जैसे सवालों को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उनके लिए ऐसे सवालों के विकल्प के रूप में कुछ अन्य सवाल दिए जाते हैं जो उन्हें हल करने होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिन्हें आपको हल नहीं करना है, ये भी सामान्य निर्देशों में दिया जाता है। इसीलिए आप सामान्य निर्देशों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 15 मिनट आपको जो दिए जाएंगे वो इसीलिए दिए जाएंगे कि आप सामान्य निर्देशों को पढ़ें और अन्य कार्य जो आप करना चाहते हैं प्रश्न पत्र के साथ वो आप कर सकें। उसके बाद दोस्तों, जो सामान्य निर्देश हैं उनको पढ़ने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो ये कि आपको क्वेश्चन पेपर देने से पहले ही उत्तर पुस्तिका यानी आपकी आंसर स्क्रिप्ट दे दी जाती है, और उसके आखिरी पेज पर आप एक सामान्य से काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी रणनीति या रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। उस अंतिम पेज पर आप सबसे पहले उन सवालों को लिखें, उनकी सवाल नंबर को लिखें जिन्हें आप सबसे पहले हल करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई परीक्षा का एक सामान्य सा मतलब ये होता है कि सभी अंकों के प्रश्न जो होते हैं, प्रश्नों के अंक वो समान होते हैं। किसी भी सवाल को आप पहले कर सकते हैं और किसी भी सवाल को आप बाद में कर सकते हैं। सवालों का सीरियल आप किस आधार पर लिखते हैं, इससे आपके अंकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो पेपर में जांच करने वाला अधिकारी होता है, जो वह व्यक्ति जो आपके आंसर स्क्रिप्ट को जांचेगा, वो ये देखता है सबसे पहले कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने सवालों के प्रति, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने कितने कॉन्फिडेंस से सवालों का जवाब दिया है। ये इस बात पर तय होता है कि शुरुआत से ही आपका धैर्य कितना सजग था। तो आप सबसे पहले उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर कच्ची पेंसिल से एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें जिसमें आप ये तय करें कि आप पहले कौन सा सवाल करेंगे, उसके बाद कौन सा सवाल करेंगे, उसके बाद कौन सा सवाल करेंगे, और सबसे अंत में आप उन सवालों को रखें जिनके ऊपर आपको लगता है कि आपकी जानकारी कम है। लेकिन जैसे जैसे आप पेपर को हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नए नए विचार अपने अध्ययन के दौरान जो आपने महसूस किए थे वो उभर कर सामने आते रहेंगे। इसीलिए जिन सवालों के ऊपर आपको कम विश्वास है, अंत तक आते आते उनके बारे में भी आपको कुछ विचार मिल जाते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। और जब आप अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लें तो उस कच्ची पेंसिल से आपने जो अपनी रूपरेखा तैयार की थी उसे आप मिटा दें, या अगर आप मिटाते नहीं हैं तो उसको कट भी कर दें और पीछे लिख दें कि यह रफ कार्य के लिए था। इससे जांच करने वाला अधिकारी ये जांच लेता है कि आपने परीक्षा को हल करने से पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार की थी और उसी रूपरेखा के आधार पर आपने ये प्रश्न पत्र हल किया था। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका समय अनायास बर्बाद नहीं होगा। 3 घंटे जब शुरू हो जाएंगे आपकी परीक्षा के, उन 15 मिनट के बाद जो आपको सामान्य निर्देश पढ़ने के लिए दिए गए थे, तो उसके आधार पर आप अपने 3 घंटे की परीक्षा को संचालित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि प्रत्येक खंड में केवल उतने ही प्रश्न करें जितने हल करने के लिए कहा जाए, उससे ज़्यादा नहीं। सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है वो खंडों में विभाजित होता है, का, खा, गा, गा, डा या ABCDE, और उसमें साफ लिखा होता है कि आपको इस प्रश्न खंड में से कितने प्रश्न करने हैं। अक्सर ये होता है कि जितने प्रश्न आपको करने होते हैं उससे 1 या 2 ज़्यादा सवाल खंड में दिए जाते हैं। आपको वो सारे सवाल नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ उतने ही सवाल उस खंड में से करने हैं जितने करने के लिए कहा जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जितने नंबर का वो सवाल है, जितने नंबर का वो खंड है, उसका जवाब उतने ही शब्दों में देना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जब फ्लो में आ जाते हैं, सवालों को लिखते चले जाते हैं धड़ाधड़, तो कई बार उनको लगता है कि मतलब ये सारे सवाल करने हैं और वो सामान्य निर्देशों को भूल जाते हैं। इसीलिए आपसे मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सवाल हल करने से पहले सामान्य निर्देशों को अवश्य पढ़ें, और उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन से खंड में से आपको कितने सवाल करने हैं और कौन सा खंड कितने नंबर का है। इसीलिए आप केवल उतने ही सवालों को हल करें किसी खंड से जितने सवाल हल करने के लिए आपसे कहा गया है, उससे ज़्यादा नहीं। अगली बात जिसका ध्यान आपको अपनी 3 घंटे की CBSE बोर्ड की परीक्षा के दौरान रखना है वो ये कि सभी सवालों को हल करते समय आप शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं और धड़ाधड़ लिखते चले जाते हैं सवाल का जवाब, तो इस बात की संभावना बनती है कि आपने जो सवाल को अधिक समय दे दिया है
के कारण आपके कुछ बाकी सवाल छूट जाएं। आपको अभी एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं कि आपको सवाल का जवाब किस तरीके से लिखना है। दोस्तों, प्रश्न पत्र ये वही है, सीबीएसई प्री बोर्ड का पेपर 16 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का। और इसमें जो पहला सवाल दिया गया है ये खंड का है, यानी कि सेक्शन ए का। और सेक्शन ए का जो हमें सवाल हल करना है वो 2 नंबर का सवाल है। पहला जो सवाल है वो ये दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न रोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए। 2 नंबर का जो सवाल होता है उसके संबंध में ये दिया जाता है कि आपको इस सवाल का जवाब 40 शब्दों में देना है। अगर 40 शब्दों की हम बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको इसका जवाब सिर्फ 3 या 4 लाइनों में दे देना है। और 3 या 4 लाइनों में जब आप जवाब देंगे तो उससे ये होगा कि 2 नंबर के लिए वो पर्याप्त जवाब होगा। और साथ ही ये कि आपको जितना समय इस सवाल को देना चाहिए था आपने उतना ही दिया है। इस सवाल के ऊपर लगाया गया समय बाकी सवालों के आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जितने नंबर का जो सवाल आपसे पूछा गया है आप उसी सवाल के मद्देनज़र शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए सवाल का जवाब दें, उससे ज़्यादा नहीं। अगली बात दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है सीबीएसई बोर्ड के दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और वो बात है कि टू द पॉइंट लिखने पर हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं। टू द पॉइंट लिखने का जो मतलब है वो अधिकांश विद्यार्थी गलत ही समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर सवाल का जवाब पॉइंटों में देना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लेकिन ये गलत है। टू द पॉइंट का मतलब होता है कि सवाल में जो कुछ पूछा गया है हम उसी सवाल का जवाब दें, उसके अलावा एक शब्द भी ना लिखें। टू द पॉइंट सवाल का जवाब लिखने का मतलब होता है कि हम एक सिर्फ उन्हीं शब्दों को चुनें, उसी बात का जवाब दें जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, उसके अलावा किसी भी बात को हम टच ना करें। क्योंकि अगर हम उस सवाल में पूछे गए बात के अलावा अन्य बातों को लिखते हैं तो ना केवल हम टू द पॉइंट वाले मुद्दे से भटक जाते हैं, बल्कि शब्दों को हम इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि बाकी सवालों के ऊपर हम उसका प्रभाव पड़ने लगता है। बाकी सवालों को हम उतना जवाब समय नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए था, और एक प्रश्न पर ज़्यादा लगाया गया समय, ज़्यादा लिखा गया शब्द हमें कोई अच्छे अंक नहीं दिलाता है, ना ही उस सवाल के लिए हमें ज़्यादा अंक दिलाता है। अगर कोई सवाल 2 नंबर का है तो हमें सिर्फ 2 ही नंबर के सवाल मिलेंगे उस पर, चाहे हमारा वो जवाब कितना ही अच्छा हो और हमने कितना ही बड़ा उसका लिखा हो उत्तर। इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी सवाल का जवाब टू द पॉइंट देना है, सिर्फ उसी बात को लिखना है जो कि पूछा गया है, उसके अलावा एक भी बात टच नहीं करनी है। दोबारा से हम एक उदाहरण देखते हैं प्रश्न पत्र के माध्यम से और बात करते हैं कि क्या पूछा गया है सवाल में और कैसे हम उसका जवाब दें। पहले वाले सवाल पर हम जवाब ध्यान दें। पहला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न रोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए। इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि जब अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था और रॉलेट एक्ट को पास करने के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो प्रोग्राम आयोजित किया था शांतिपूर्वक विरोध करने का, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए थे, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है। अगर इसमें हम ये बताते हैं कि जलियांवाला बाग क्या था, कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसके अंतर्गत क्या क्या किया गया, भारत के लोगों ने उसका कैसे विरोध किया, किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, तो ये इस सवाल का जवाब नहीं होगा। अगर हमें टू द पॉइंट इस सवाल का जवाब देना है तो हमें सिर्फ यही लिखना है कि जलियांवाला बाग पर भारत के लोगों द्वारा किए गए असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनके प्रति हिंसा अपनाई, उन्हें पंजाब में अमृतसर में पेट के बल चलने के लिए कहा गया, रेंगने के लिए कहा गया, अपनी नाक रगड़ने के लिए कहा गया और उनके ऊपर बहुत सारे गांवों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई। ये इस सवाल का पर्याप्त जवाब है, टू द पॉइंट जवाब है। और जितने शब्द सीमा में हमें इस सवाल को लिखना है उतने ही शब्द सीमा की आवश्यकता है। इस तरीके से जवाब लिखने की शैली को टू द पॉइंट जवाब देना कहा जाता है। सबसे अच्छा तरीका जो बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हासिल किया जाता है, अपनाया जाता है, वो टू द पॉइंट जवाब देने का ही है। अगली बात प्यारे बच्चों जो बहुत मायने रखती है सीबीएसई
बोर्ड की पेपर के दौरान वो है कि भले ही थोड़ा कम लिखें लेकिन साफ राइटिंग में लिखें और कम से कम कटिंग करें। अगर इसके स्पष्टीकरण की बात करें हम तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही बात ध्यान रखते हैं कि उनको पेपर भरना है, शीट भरनी है, और शीट भरने के लिहाज से वो इतनी तेज़ स्पीड में अपना पेपर हल करते हैं कि राइटिंग का उनको कोई ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पेपर चेक करता है उसके लिए आपकी हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। वो इस बात का ध्यान रखता है, सबसे पहले वो ये चाहता है कि आपने जो कुछ लिखकर उसके सामने प्रस्तुत किया है वो ऐसी भाषा में हो जिसे वो आसानी से पढ़ सके और पढ़े हुए शब्दों के अर्थों को समझ सके। तो इसीलिए पेपर के दौरान आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप साफ राइटिंग में अपना पेपर लिखें। चाहे भले ही किसी सवाल का जवाब आप कम शब्दों में कम लिखें, लेकिन ये कोशिश हमेशा करें कि आप उन सवालों का जवाब साफ राइटिंग में लिखें और जितना हो कम से कम कटिंग करें। ऐसा तभी संभव है जब आप किसी सवाल का जवाब टू द पॉइंट देंगे। टू द पॉइंट का मतलब यही है, जैसा कि अभी हमने बात की, कि किसी सवाल में जो बात हमसे पूछी गई है हम सिर्फ उसी को हल करें, उसके अलावा कहीं भटके नहीं। अगर हम इस तरीके की रणनीति अपनाते हैं तो कम समय में हम अपने सवालों को हल कर लेंगे और उस सवाल पर जो दिया जाने वाला अतिरिक्त समय है हम उसको बाकी सवाल पर दे पाएंगे। तो इस तरीके से कम लिखें भले ही, लेकिन साफ राइटिंग में लिखें और कम से कम कटिंग करें पेपर के दौरान। इस बात का आपको बड़ी गहराई से ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अगला जो बिंदु है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी अक्सर लोग गलती करते हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी। जो अगला बिंदु है वो इस प्रकार है कि अनुच्छेद वाले सवाल हल करते समय याद रखें कि जवाब को अनुच्छेद से कॉपी ना करें, बल्कि सवाल को समझकर अपनी भाषा में सवाल का जवाब लिखें। बड़ा महत्वपूर्ण ये बिंदु है और ये केवल अनुच्छेद वाले सवालों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि हर सवाल पर और हर परीक्षा में ये लागू होता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सवाल का जवाब लिखें वो उसे अपनी भाषा में लिखें। किसी किताब या गाइड से रटे रटाए सवालों को हम उनके जवाबों का ना लिखें, बल्कि इससे अच्छा ये है कि हम अपनी भाषा में सवाल को समझें और अपनी भाषा में उस सवाल के जवाब को लिखें। इससे जांच करने वाले शिक्षक बहुत खुश होते हैं और विद्यार्थी के प्रति एक नरम रवैया वो अपनाते हैं। अनुच्छेद वाले सवालों में अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी अनुच्छेद पढ़ लेते हैं और सवाल में जो पूछा जाता है ये देखते हैं कि इसके शब्द कहाँ मिलते हैं, जहाँ तक उसके वो शब्द मिलते हैं वो कॉपी मार देते हैं, जो कि सरासर गलत तरीका है। इससे अच्छा इस तरीका ये है कि आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद उसके अर्थ को ग्रहण करें। उसके बाद सवाल देखें, सवाल में जो पूछा गया है उसका अर्थ समझें और उस सवाल में पूछे गए बात को अपनी शब्दों में लिखें, अनुच्छेद से कॉपी ना करें। क्योंकि अनुच्छेद से कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आपने उसके अर्थ को ग्रहण नहीं किया है और आप ज़्यादा लिखेंगे। जब आप ज़्यादा लिखेंगे तो टू द पॉइंट तो वो जवाब रहेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जो वक्त आप इस सवाल के अनुच्छेद के सवाल पर लगा रहे हैं वो आपके बाकी सवालों को प्रभावित करेगा। इसीलिए अनुच्छेद वाले सवालों को कभी भी आप कॉपी करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसमें सवाल के अर्थ को समझकर उसका वो जवाब दें जो अपेक्षित है उस सवाल में पूछा गया है। और ये तभी संभव है जब आप अपनी खुद की भाषा में वो जवाब देंगे। इसीलिए कभी भी अनुच्छेद वाले सवाल को हल्के में न लें, उसकी प्रैक्टिस करके जाएं, सवाल के जवाब को समझें और अपने शब्दों में उसका जवाब दें। ये एक बेहतर तरीका है अनुच्छेद वाले सवालों को हल करने का। अगला बिंदु जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है वो ये है कि मानचित्र कार्य को हल्के में न लें, बल्कि उसका यथासंभव प्रयास करें। प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं, सामाजिक विज्ञान के किसी भी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, नक्शे वाले सवालों को वो अक्सर हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगल बगल से आसपास के दोस्तों से पूछ लेंगे, या उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी एक विचार रहता है कि ये तो टीचर ही बता देगा आखिरी में, जो कि एक गलत अवधारणा है। आप जब भी किसी अध्याय की तैयारी करें तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि उस अध्याय में मानचित्र से संबंधित कौन कौन से सवाल बनते हैं, और परीक्षा की तैयारी करते समय मानचित्र कार्य को भी तभी कर लें
उसके नोट्स बना लें, ताकि परीक्षा के दौरान आपको मानचित्र वाले सवालों के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। करीब 4-5 नंबर का मानचित्र वाला सवाल आता है और एक तरह से बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं ये, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 स्थान तो वो आपसे परीक्षा में पूछेगा ही कि इन सवालों इस स्थान को पहचान कर इसका नाम लिखिए, और 2-3 बातें वो आपसे स्वयं अंकित करने के लिए बोलता है मानचित्र में कि इन स्थानों को अंकित करें। तो बिना लिखे हुए सिर्फ शब्द लिखने के माध्यम से अगर आपको 4-5 नंबर मिलते हैं मानचित्र कार्य के द्वारा, तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको हल्के में न लें, बल्कि इसकी जितना संभव हो तैयारी करके जाएं। हर पेपर चैप्टर की जब आप तैयारी करें तो ये देख लें कि उस चैप्टर से मानचित्र से संबंधित कौन कौन से सवाल बनते हैं, और उसी समय भारत का एक मानचित्र लेकर उन स्थानों को अंकित कर लें मानचित्र में, और उसे अपनी किताब में या नोटबुक पर उसी पृष्ठ पर लगा दें जहां आपने नोट्स तैयार किए हैं। इससे परीक्षा के दौरान आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और मानचित्र वाले कार्यों को आप उतना ही स्थान दे पाएंगे अपनी परीक्षा में जितना आप अन्य सवालों को देंगे। तो प्यारे बच्चों, मानचित्र कार्य को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, शुरुआत से लेकर अंत तक उसको ध्यान में रखें और साथ के साथ उसकी तैयारी करते रहें। आखिरी बात जो बोर्ड के पेपर के दौरान आप लोगों को अपनानी है वो इस प्रकार है कि समय समाप्त होने से पहले एक बार यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं और सभी प्रश्नों पर उनका नंबर अंकित कर दिया है। प्यारे बच्चों, मैंने अपने करियर के दौरान ये देखा है कि कुछ विद्यार्थी जब सवाल हल करते हैं तो कुछ सवालों के 2-3 शब्द लिखकर ही वो छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, और जब तक परीक्षा का समय रहता है सब परीक्षा वो समाप्त कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने पीछे कुछ सवाल छोड़ दिए थे और उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए आप अगर टू द पॉइंट सवालों का जवाब लिखते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप समय से पहले ही प्रश्न पत्र को हल कर लेंगे। और यदि आप प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं तो एक बार शुरुआत से लेकर आखिरी पेज तक हर पेज पर अपनी नज़र दौड़ा लें। उसमें आपको ये देखना है कि जो भी सवाल आपने हल किया है उसमें प्रश्न नंबर आपने डाल दिया है या नहीं। अगर आपने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं जो आपको ध्यान नहीं आए थे, या आपने सोचा था कि अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं लिख पा रहा हूं भले ही मैंने शुरू ज़रूर कर दिया है, तो उसको पूरा आप कर लें। किसी भी सवाल को छोड़ने की कोशिश ना करें, और यह बिल्कुल सुनिश्चित करें कि कौन सा सवाल आपने किया है उसका नंबर आपने सही से डाला या नहीं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में हम देखते हैं कि सेट आते हैं और उन सेट के आधार पर एक ही सवाल अलग अलग सेट में अलग अलग नंबर पर होता है। ऐसे में अगर आप नंबर नहीं लिखते हैं तो जो अधिकारी आपका पेपर चेक करेगा उसके सामने दिक्कत आ जाती है, और भला वो व्यक्ति अपना समय आपके सवाल का नंबर ढूंढने में क्यों व्यतीत करेगा। ये काम तो आपका था, इसीलिए आपको हर सवाल का नंबर जरूर डालना है। पेपर समाप्त होने से पहले एक बार इस बात को ज़रूर जांच कर लेना है कि आपने सही तरीके से सवालों का जवाब नंबर डाल दिया है या नहीं, कोई सवाल छूटा तो नहीं है, और अगर छूट गया है और वक्त बाकी है तो आप उसे भी पूरा कर लें। आपको कोशिश ये करनी है कि 3 घंटों के निश्चित समय में आप सभी सवालों के जवाब दें, और उतने ही शब्दों में दें जितने शब्दों में आपसे देने के लिए कहा गया है, और उतने ही अंक के आधार पर आप सवाल का जवाब दें जितने अंक का वो सवाल था। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के संबंध में ख़ासतौर से सामाजिक विज्ञान के लिए हमने जो बातें आज की इस वीडियो के द्वारा समझी, उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा के दौरान उनको ध्यान में रखेंगे, और इस बात की मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक अनुभव आपका ज़रूर रहेगा। तो इन बातों को अपनाएं और बाकी दोस्तों को भी इन बातों को समझाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को अपनाएंगे और अपनी सभी बोर्ड की परीक्षाओं में इससे आप लाभ उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।